नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। तैयार है इकोनॉमिकम का ताजा संस्करण, अर्थात लिखकर तैयार कर कर अंशुमान जी तैयार हैं मेरे साथ स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इकोनॉमिकम में। इकोनॉमिकम का सफर शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं आज कार्यक्रम में खास क्या क्या होगा। तो आज शुरुआत होगी हर बार की तरह अर्थात से। इस बार अंशुमान जी ने लिखा है महंगाई वाला टैक्स। जी हाँ, आज भी महंगाई की और उसमें भी किसी टैक्स की बात हो रही है। क्या है आगे आप जानेंगे। इसके बाद आपके सवालों के जवाब देंगे अंशुमान जी, फिर आपको बताएंगे आपके काम की, इनकम की एक बात। इसके बाद किस्सों के सिक्के से पर्दा उठेगा और चलते चलते अंशुमान जी से पूछेंगे एक बढ़िया किताब के बारे में जो वो इस समय पढ़ रहे हैं या हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस हफ्ते का अर्थात महंगाई वाला टैक्स। इस हफ्ते अंशुमान जी अर्थात की शुरुआत एक चौबे जी से कर रहे हैं। कोई ना कोई कैरेक्टर ले ही आते हैं, तो इस बार चौबे जी बड़ी अजीब दुविधा में फंसे हैं। सर, क्यों परेशान है ये चौबे जी? चौबे जी बड़े चतुर हैं, हमको अक्सर मिलते रहते हैं, तमाम बहस करते रहते हैं। तो चौबे जी दुविधा में, असमंजस में इसलिए हैं कि जब शेयर बाजार में उनके शेयरों की कीमत बढ़ती है तो कुर्सी पे बैठे बैठे झूमने लगते हैं। उनको दिखता रहे वाह मेरा शेयर यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जब वो खरीदारी करने बाजार में पहुँचते हैं और उनको बाजार से पर्चा मिलता है तो वो कीमत देख के झुंझला जाते हैं, घर में झगड़ा कर लेते हैं, कहते हैं इतना पैसा दिया, ये खर्च कैसे हो गया। जब उनको ये हेडलाइन पढ़ने को मिलती है कि जीएसटी का संग्रह भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया तो खिल उठते हैं कि वाह देश कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, लोग ईमानदारी से टैक्स चुका रहे हैं। लेकिन जब वो कार में पेट्रोल भरवाने जाते हैं और उसके बाद मीटर पे बिल देखते हैं तो उनका हाथ जेब में ही रुक जाता, बाहर नहीं निकलता। उनको समझ में नहीं आता कि कल मैंने कितने का भरवाया था और आज कितने का भरवाया है। अब चौबे जी हैं बड़े चतुर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर उनकी जो उलझने हैं ना, उसके जो बिंदु बिखरे हुए वो मिला नहीं पाते, वो डॉट कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको ये नहीं समझ में आता कि कंपनियों के मुनाफे का महंगाई से क्या रिश्ता है, महंगाई बढ़ने से जीएसटी का क्या रिश्ता है। और अक्सर वो मेरे पास ये सवाल लेकर आते हैं कि भाई ये बताइए कि हर कंपनी मांग में कमी को रो रही, कह रही डिमांड नहीं है, बाजार में काम नहीं है, फिर जीएसटी आ कहाँ से रहा है, ये इस तरह से जीएसटी कैसे बढ़ रहा, कौन है जो खरीद रहा है। यहाँ तो हर कंपनी कह रही है कि उसका माल ही नहीं बिक रहा इसलिए वो कीमतें बढ़ा रही है, क्योंकि डिमांड तो मार्केट में कहीं दिख नहीं रही। सारी एजेंसियाँ अनुमान घटा रही हैं, उसके बाद भी आखिर कौन खरीद रहा है, जीएसटी ये कैसे बढ़ रहा है। तो हम आज चौबे जी की इस दुविधा का रास्ता निकालने के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, घुसते हैं भीतर जीएसटी के आंकड़े में और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन खरीद रहा है, किसकी ताकत पर जीएसटी आगे बढ़ रहा है। सर, लेकिन चौबे जी को तो आप वैसे ही बोल रहे हैं, ये केवल चौबे जी की दुविधा थोड़ी, ये तो बहुत सारे दर्शक भी होंगे, मैं भी हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि अगर मांग नहीं है तो ये जीएसटी बढ़ कैसे रहा है। हाँ, और बहुत सारे लोग चौबे जी ने तो मुझसे दो टूक पूछा कि जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली का सच बताइए, ये रिकॉर्ड वसूली जीएसटी की कैसे आ रही है जबकि चारों तरफ मांग में कमी है। तो इस पर्त को खोले ना शुभम, इससे पहले हम जीडीपी की दुकान पे चलते हैं और वहाँ एक जीडीपी का भाव ले लेते हैं, क्योंकि जीडीपी का भाव समझना यहाँ ज़रूरी है। जीडीपी किस कीमत पर कैसे आंका जाता है, क्योंकि वहाँ से हमें वो दरवाज़ा मिलेगा जिस दरवाजे से हम जीएसटी के इस रास्ते के भीतर, अंदर पड़ताल के भीतर प्रवेश करेंगे, जहाँ हम समझ पाएंगे कि मांग नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, खपत में गिरावट हो रही है और उसके बाद भी जीएसटी कैसे बढ़ रहा है। दरअसल कोविड के बाद भारत के जीडीपी का जो दूसरा वाला संस्करण है, जीडीपी का पहला संस्करण वो है जहां आप एक निर्धारित साल की कीमतों पर उत्पादन का मूल्य नापते हैं। ये दोहराने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें फिर हमको ये कहना पड़ता है कि जीडीपी का मतलब है कि किसी एक साल में, किसी एक महीने में, किसी एक तिमाही में देश में हुए सारे आर्थिक उत्पादन का मूल्य, चाहे वो खेती से आया हो, चाहे वो उद्योग से आया हो, चाहे सर्विसेज से आया हो। जीडीपी के दो संस्करण हैं, एक जगह उत्पादन का मूल्य किसी एक साल के आधार पर नापा जाता है और दूसरी जगह जीडीपी के उस उत्पादन के मूल्य में महंगाई की दर जोड़ी जाती है। इसे हम कांस्टेंट जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये सामान्य चर्चाओं में भी अब सबको पता है। तो जीडीपी की जो दूसरी पैमाइश होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि महंगाई जोड़कर भारत के उत्पादन का मूल्य कितना बढ़ा। रियल जीडीपी इसलिए नापा जाता है कि वहां से हम वास्तविक रूप से कमाई नापते हैं। आपकी कमाई हमेशा महंगाई हटाकर नापी जानी चाहिए, आपकी कमाई कभी भी महंगाई जोड़कर नहीं नापी जानी चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी जिंदगी जीने की लागत है जो लगातार बढ़ रही। तो जब आप अपनी जेब देखें तो रियल जीडीपी देखें, पर जब आप अपने खर्च को देखें तो आप नॉमिनल जीडीपी को देखें, ये फर्क होता है। तो दूसरा संस्करण जहाँ पे जीडीपी और महंगाई एक बहुत जटिल रिश्ता बना लेते हैं, दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं, वहाँ इस साल मार्च जब खत्म हुआ तब तक के तय हो गया था कि
21-22 में जो रियल जीडीपी की वृद्धि दर है, सरकार का आंकड़ा था ये, जो सीएसओ ने आंकड़ा दिया था, उसने कहा था 8.5 से 8.9% के आसपास रहेगी, लेकिन जो महंगाई मिलाकर जीडीपी है वो करीब 20% के पास होगा, 19.4% के आसपास होगा। या ध्यान रखना जरूरी है कि 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन था, वो सिकुड़ गई थी। तो यानी जो वास्तविक जीडीपी है, जो आपकी इनकम वाला जीडीपी है, वो जीडीपी करीब 8.9% होगा, लेकिन जो आपके खर्च वाला जीडीपी है, जहां आपको खर्च करना पड़ रहा है, उसकी बढ़ोतरी की दर करीब 19.4% रहेगी। अब जीएसटी का ये जो पूरा तिलिस्म है, जो चौबे जी को भी परेशान करता है, बहुत सारे लोगों को परेशान करता है कि जीएसटी क्यों बढ़ रहा है जबकि बाजार में डिमांड नहीं है, उसे ये समझने के लिए ये मंत्र साथ में लेकर, ये टॉर्च साथ में लेकर चलना जरूरी है। नॉमिनल जीडीपी की टॉर्च साथ में लेकर चलना जरूरी है। इसे बार बार हम रेफर करेंगे, आपके पास आपके जहन में रहे तो हम इसे समझने में आसानी होगी। तो आप ये मान के चलें कि भारत में पिछले वित्त वर्ष में महंगाई रहित कमाई, महंगाई हटाकर आपकी कमाई जिस गति से बढ़ी है, महंगाई सहित भारत की आय उसकी दोगुनी गति से बढ़ी। यानी महंगाई जोड़ने के बाद भारत की जो आय है उसमें जो महंगाई का हिस्सा उसे मिलाकर उसकी गति दोगुनी रही। और इसलिए अगला साल 2023 का साल, वहां यह स्थिति और विकट रहने की संभावना है, क्योंकि जिस हफ्ते आप इसे देख रहे होंगे उस हफ्ते भारत में हर चीज की महंगाई 19 महीने से लेकर और 102 महीने तक की ऊंचाई पर है। मिनिमम 16 महीने और मिनिमम 8-9 साल की ऊंचाई पर, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे फूड हो, दवा हो, सर्विसेज हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, भारत में अब हर चीज की महंगाई कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 8-9 साल 10 साल की ऊंचाई पर। सर, ये तो बात हो गई जीडीपी की। अब ये जीएसटी संग्रह के चमत्कार के पीछे क्या है, इस पर्दे को और हटाइए। हाँ, जीएसटी का जो ताजा आंकड़ा आया हमारे पास फरवरी का, वो रिकॉर्ड था, और लगातार जीएसटी पिछले कई महीनों से रिकॉर्ड बढ़ोतरी का आंकड़ा बना रहा है। इस चीज़ में जीएसटी के आंकड़े को खोलने के साथ हमें समझना जरूरी है कि जीएसटी एक ट्रांजैक्शनल टैक्स है। जीएसटी दो चीज़ों के विनिमय पर या लेन देन पर लगता है। स्टील बनाने वाली कंपनी बॉक्स बनाने वाली कंपनी को लोहा देती है, या प्लास्टिक का ग्रेन बनाने वाली कंपनी प्लास्टिक का डिब्बा बनाने वाली कंपनी को ग्रेन देती है। जीएसटी इसलिए ट्रांजैक्शनल टैक्स है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कमोडिटी की कीमतों से सीधे जुड़ता है। क्योंकि भारत में किसी भी चीज के, आप देश में किसी भी चीज की, चाहे वो सर्विसेज के स्तर पर हो या वो प्रोडक्ट्स के स्तर पर हो, शुभम, कमोडिटी के बिना आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमोडिटी, कोई ना कोई जिन्स, चाहे वो मेटल हो या वो फूड हो या प्लास्टिक हो या केमिकल हो, कोई ना कोई धातु, कोई ना कोई कमोडिटी उसके साथ जुड़ी जरूर होगी। यहां तक कि जिस अदृश्य मोबाइल नेटवर्क की आप बात करते हैं, उसके टावर में भी कमोडिटी है, उसके एंटेना में भी, उसके डिश में भी कमोडिटी लगी हुई है। तो चाहे वो कील हो या प्लास्टिक का डिब्बा हो या आपका हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आपका स्मार्टफोन हो, कमोडिटी का भारत दुनिया में औद्योगिक उत्पादन की कोई भी कल्पना कमोडिटी को बाहर रख के नहीं हो सकती। उसके बिना आप कोई चीज पैदा नहीं कर सकते। और भारत में सारी कमोडिटीज की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। एक तरफ से पिछले साल जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, उसके बाद हमने कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी थी। 2021 में इसी के साथ थोक महंगाई दर भी बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ना शुरू हुई, थोक महंगाई की दर बढ़ना शुरू हुई। थोक महंगाई वो महंगाई होती है जो प्रोड्यूसर्स के स्तर से नापी जाती है, यानी उत्पादक जो अपनी कीमत बढ़ाते हैं उसको नापा जाता है, और जो उपभोक्ता महंगाई है वो हमारे खपत के स्तर पर नापी जाती है। अब यहाँ से थोक महंगाई ने, पिछले साल से ही थोक महंगाई ने डबल डिजिट की जर्नी शुरू कर दी थी। ताजा आंकड़ा 14% के आसपास से जल्द ही दूसरा आंकड़ा आने वाला है। बाजारों में मांग नहीं थी उस समय, रोजगार बिल्कुल नदारद थे, खपत के आंकड़े पूरी तरह टूटे पड़े हुए थे, लेकिन जीएसटी का संग्रह बढ़ने लगा था। पिछले साल के अगर आप सारे और इंपॉर्टेंट कंजम्पशन इंडिकेटर, डिमांड इंडिकेटर, सेल्स इंडिकेटर देखें और उसके बदले जीएसटी के नंबर देखें, तो आपको जीएसटी में अचानक बढ़ोतरी दिखाई देने लगती थी। ये पिछले साल सितंबर में था। सितंबर में जीएसटी का संग्रह 97,000 करोड़ था, और जुलाई सितंबर 2020 में, और जुलाई में वो बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया। यानी सबसे तेज बढ़ोतरी हमें सितंबर के बाद से दिखाई देने लगी थी। बीते 2 महीने में कमोडिटी की कीमतों में बिल्कुल आग लगी हुई है। कई सारी कमोडिटी की कीमत 50 साल की ऊंचाई पर है। मार्च 2022 में तक ब्लूमबर्ग का जो कमोडिटी इंडेक्स है, जिसको कि हम कमोडिटी बाजार का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक मानते हैं, वो 59% बढ़ चुका है, और वो 2015 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है, और ये 2020 का ये लेवल 2 गुना है। ये वो महत्वपूर्ण फैक्टर है
जहां से कंपनियों ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू की। जैसे ही स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, बाकी चीज़ें बढ़ोतरी शुरू हुई, कंपनियों ने अपने उत्पादन में उसको जोड़ना शुरू किया और उत्पादन की बढ़ोतरी के साथ उन चीज़ों की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। ये जो बढ़ोतरी थी, ये जीएसटी के संग्रह की बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने आई और वो लौटकर, वो सारा टैक्स लौटकर हमारी जेब तक आया। और यही वो टैक्स है, यही वो महंगाई वाला टैक्स है जो लगातार बढ़ रहा है, हमें जीएसटी के संग्रह में दिखाई दे रहा है और जिस पर सरकार रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के ऊपर तालियां बजा रही है, बाकी लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए मुझे मिल्टन फ्रीडमैन यहाँ याद आते हैं, बड़े दो टूक अर्थशास्त्री थे, बड़ी बेबाक बात कहते थे। वो कहते थे कि महंगाई बगैर कानून के लगाया जाने वाला टैक्स है और वो आपको जीएसटी में दिखाई देता है कि 50% तक बढ़ी हुई कमोडिटी की कीमत आपके पास आने वाले सामान की कीमत बढ़ा देती है और उसके आधार पर आपको मिलने वाला जो आपसे लगने वाला टैक्स है, जीएसटी का संग्रह बढ़ जाता है। इस रिश्ते को, कीमतें और टैक्स का रिश्ता क्या होता है, इसे समझने के लिए पेट्रोल डीजल से बेहतर और आसान कोई मॉडल नहीं है शुभ। इससे आसानी से हम समझ सकते हैं। कमोडिटी की कीमत में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वैल्यू एडिशन हो सकता है, लेकिन यहां समझना जरूरी है। इस आंकड़े को करीब से देखें तो हमें समझ में आता है कि कैसे महंगाई और जीएसटी का रिश्ता बढ़ता है। सर, यानी आपकी बात अगर मैं सीधी एक लाइन में समझूं तो ये कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही टैक्स बढ़ेगा, उतना ही टैक्स बढ़ेगा, उतना ही सरकार का खजाना बेहतर होगा, उतना ही सरकार का खजाना बेहतर होगा। ऐसे समझें। 2019-20 में शुभम, कोविड के दौरान भारत में मोटर ईंधन की मांग, जो मोटर फ्यूल है, इसकी मांग 2 दशक के न्यूनतम स्तर पे आ गई थी। बिल्कुल पब्लिश डेटा है सरकार का जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का पीपीआईसी सेल है उसने बताया था, मतलब नेगेटिव हो गई थी डिमांड। इससे बाद अगले साल जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुए, कामकाज शुरू हुए, तब पेट्रोल डीजल की डिमांड करीब 9% केवल गिरी 9% गिरी, क्योंकि यात्राएं तब भी बंद थी, फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, लोगों ने ट्रैवल करना नहीं शुरू किया। लेकिन इस मांग में गिरावट का असर सरकार के पेट्रोल डीजल के टैक्सेशन पर बिल्कुल नजर नहीं आया। मतलब जिस साल आप घर से निकल नहीं रहे थे डर के मारे, 2 मास्क लगा रहे थे, 3 मास्क लगा रहे थे, घर में आने वाली हर चीज पर सैनिटाइजर डाल रहे थे, लोगों से मिलने नहीं जा रहे थे, उस साल भारत में पेट्रोल डीजल पर से सरकार के टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी हुई। उसकी वजह यह कि मई 2020 में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी और इससे करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला। तो यानी टैक्स का कलेक्शन, यहां यह बताता है कि टैक्स का कलेक्शन कंजम्पशन से कहीं कनेक्ट नहीं करता। खपत नहीं थी लेकिन टैक्स बढ़ा दिया गया, इसलिए वो महंगाई वाला टैक्स है। टैक्स बढ़ाया गया तो सरकार को 1.6 लाख करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिला। फाइनेंशियल ईयर 2021 में, यानी पिछले वित्त वर्ष में, पेट्रोल और डीजल की कीमत 73 से 76 बार बढ़ाई गई पिछले 2021 के आसपास, एक साल में। और इससे सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो 88% बढ़ गया। यानी मांग नहीं थी, गाड़ियां नहीं बिक रही थी, आप अपनी नॉर्मल यात्राओं की तुलना में 10% भी यात्राएं नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार का टैक्स संग्रह लगातार बढ़ रहा था। यह है वो महंगाई का टैक्स से रिश्ता जो हमें समझ में आता है। अब इसे और भीतर जाकर अगर खोलने की कोशिश करें, यहां से हम पेट्रोल डीजल हम चूंकि महसूस करते हैं, समझ सकते हैं, इससे और भीतर जाकर देखें जहां थोड़ा जटिल रिश्ता दिखता है। मंदी में सरकार की कमाई या इस भयानक मंदी में महंगाई के बीच जीएसटी का संग्रह बढ़ने का दूसरा रहस्य हमें देखने के लिए पड़ोस के दुकान पे जाके किसी सर्फ, साबुन, चिप्स, मैगी के पैकेट को खरीद के समझना होगा। उसे जाकर करीब से देखें तो समझ में आएगा। नीलसन ने एक रिपोर्ट दी थी कि दिसंबर की तिमाही तक के आंकड़े हमारे पास हैं, अब अगली तिमाही के आंकड़े हमारे पास अब आएंगे। दिसंबर की तिमाही में उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के सामानों की संख्या और मात्रा, यानी वॉल्यूम में जो उनकी बिक्री थी, वो 2.6% गिर गई। यानी अगर वो 100 टन मैगी बेचती थी या 100 टन साबुन बेचती थी तो वो पिछली तिमाही की तुलना में 97 टन रह गया था। लेकिन ये लगातार तीसरी तिमाही थी जब ये गिरावट बनी हुई थी। यानी जितना माल वो बना रही थी उतना माल मात्रा में, वॉल्यूम में नहीं बिक रहा था। दोपहिया वाहनों की बिक्री 2021 के वित्त वर्ष में करीब 8 से 10% घटी। कारों की बिक्री सालाना आधार पर 5%, ट्रैक्टरों की बिक्री करीब 8% कम हुई। ये खपत में गिरावट के सबसे बड़े नमूने हैं जो हमारे सामने दिखते हैं, क्योंकि ये आधिकारिक आंकड़े हैं। लेकिन इसके बाद, यानी मांग में कमी सब जगह, लोग नहीं खरीद रहे हैं बाइक, तभी तो बाइक नहीं बिक रही। लेकिन इसके बाद भी रिकॉर्ड जीएसटी कहां से आ रहा है? ये एक और भीतर की चीज है जिसको समझना जरूरी है। ये इसका रहस्य छिपा है एड वैलोरम ड्यूटी में।
भारत में ज़्यादातर जीएसटी मूल्यानुसार है, मूल्य आधारित है, यानी जितनी कीमत बढ़ेगी उतनी ही उस पर टैक्स बढ़ता चला जाएगा। ज़्यादातर कंपनियां या ज़्यादातर उत्पाद भारत में मूल्य के पे आधारित टैक्स लगाते हैं, यानी कंपनियां जितना कीमत बढ़ाती हैं सरकार का टैक्स संग्रह उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अब गौर से समझिए, बीते एक साल में आप जब ये देख रहे हैं मार्च के आंकड़े में शुभम कि कपड़े की महंगाई 100 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, फुटवेयर की महंगाई 111 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, दवाओं की महंगाई, गुड सर्विसेज की महंगाई 102 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं, तो फिर सरकार की तो फिर कमाई बढ़ना सरकार की कमाई बढ़ना लाजिमी है। और यही बात जब दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि महंगाई सरकारों का सबसे प्रिय खेल है जिसे वे जानबूझकर कंपनियों के माध्यम से होने देती, वो ये होने देती हैं जिससे कि ये महंगाई बढ़े और रेवेन्यूज आगे आते रहें। सर, लेकिन जीएसटी बढ़ने में इसका मतलब आपका कहने का ये है कि कटघरे में केवल सरकारें क्यों, कंपनियां भी इस बहती गंगा में हाथ धो रही हैं? हाँ, अब क्योंकि कंपनियां, स्वाभाविक सी बात है, कंपनियां आमतौर पर जो प्रोड्यूसर है वो सरकार की टैक्स मशीनरी का हिस्सा माना जाता है। एक तरीके से आप कंपनी को यह माने कि कंपनी प्रोड्यूसर है और कंपनी सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करके जमा करती है। अब इसे समझने के लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो है भारत का बहुचर्चित मैक्सिमम रिटेल प्राइस फार्मूला, एमआरपी फार्मूला। हमें आज तक ये नहीं पता शुभम कि एमआरपी में कच्चे माल की लागत कितनी शामिल है, कंपनियां कभी नहीं बताती, सर्विसेज की लागत कितनी शामिल है, लॉजिस्टिक्स की लागत कितनी शामिल है, लेकिन हमें पता है कि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मिनिमम रिटेल प्राइस है, इससे ज्यादा नहीं देना है। अब इसका नमूना समझिए अपने आसपास। इसके लिए जाइए अपने आसपास के किसी दूध या ग्रोसरी की दुकान पर और ब्रेड का पैकेट लीजिए। 400 ग्राम के ब्रेड की कीमत 40 से 45 रुपए है, जो सामान्य रूप से शहरों और गांव में खाई जाती। 1 किलो ब्रांडेड आटा कितने का मिलता है? 35 रुपए का। 35 रुपए का। बहुत अच्छा लेंगे तो 35 का, बहुत अच्छा लेंगे तो आपको 35 रुपए का, 28 से भी शुरू है। हाँ, 27-28 रुपए से मिलता। और जो ब्रेड बनाने वाली कंपनियां वो तो थोक में गेहूं खरीदती हैं, फॉरवर्ड से गेहूं खरीदती है, तो उनके लिए तो गेहूं और सस्ता मिलता है। अब यहाँ ब्रेड के एमआरपी और गेहूं के आटे की और गेहूं और आटे की कीमत के बीच आपको कोई रिश्ता दिखता है? 400 ग्राम की ब्रेड 45 रुपए की और 1 किलो आटा 27-28 रुपए का। इसमें अगर आप सारा वैल्यू एडिशन भी जोड़ लीजिए तब भी कीमत इतनी नहीं हो सकती। तो अगर आप किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से करीब से बात करें और समझने की कोशिश करें तो वो ये बताएगा आपको, गुपचुप बातचीत में, आधिकारिक रूप से नहीं, वो ये बताएगा कि अधिकांश उत्पादों में उपभोक्ता से वसूली जाने वाली कीमत उत्पादन यानी एमआरपी या जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो उसकी उत्पादन लागत का या जो टैक्स के साथ लागत है वो 20 से 25% ज्यादा है, 20 से 25% ज्यादा है। जीएसटी का पूरा ढांचा कुछ इस तरह का बन चुका है कि कंपनियां कीमत बढ़ाने में बिल्कुल नहीं हिचकती, क्योंकि वो जो कच्चा माल इस्तेमाल करती हैं उस पर जो टैक्स चुकाती हैं उन्हें तत्काल वापस मिल जाता है। यही इनपुट टैक्स क्रेडिट का नियम है कि एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने जो भी कच्चा माल खरीदा होगा, जो भी सर्विसेज का इस्तेमाल किया होगा, आगे वो टैक्स देने से पहले उसका रिफंड ले लेगी, उसके खाते में इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। और इसलिए अब उन्हें कतई संकोच नहीं होता कि कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अब पहली बार भारत के उदारीकरण के वर्षों के बाद ये फिनोमेना देख रहे होंगे कि कंपनियां आधिकारिक रूप से घोषणा करके स्पष्ट रूप से कीमतें बढ़ाती हैं, बताती हैं कि हम इस तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी सारा स्ट्रक्चर इतना क्लियर और सामने है कि उनकी कच्चे माल की लागत, उनके कच्चे माल के टैक्स कवर हैं, उनकी लागत वापस आ जाती है और अंततः इसे हम कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं। इसे और भीतर से समझें कि जो उत्पादक, वितरक और उपवितरक 3 नेटवर्क है जहां से प्रोडक्ट हमारे पास आता है। अगर आप एक सामान्य से प्रोडक्ट को भी ले लें, एक प्रोड्यूसर है, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक सब डिस्ट्रीब्यूटर है, ये नेटवर्क और डीलर है, और सबसे अंत में आपका अपना रिटेल शॉप है, आपका अपना शॉपिंग स्टोर है, शॉपिंग मॉल है। जो सबसे छोटा विक्रेता है उसे किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज जिसमें नहीं डाल रहा है जिसे उस पर इनपुट टैक्स रेट लिया जा सके। वो तो दुकान में सामान रख के बेच रहा है। वो जो खर्च उसमें कर रहा है वो मकान का किराया है, बिजली का बिल है, गोदाम से सामान लाने के लिए पेट्रोल डीजल है, इसका सबका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, मोबाइल का बिल है, इसका उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो वो ये बढ़ी हुई कीमत को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है। और इससे पीछे के चेन में जितने लोग मौजूद हैं वो जितना टैक्स कच्चे माल पर या सर्विसेज पर पे कर रहे हैं उन्हें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। और
हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं, फिर कहते हैं हमारे पास कोई तरीका नहीं जब हम मान सके कि किसी प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना रेशनल, लॉजिकल या तर्कसंगत या किस आधार पर तय हुआ और या किस आधार पर कंपनी ने अपने मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट का एमआरपी तय किया, क्योंकि एक ही जैसे प्रोडक्ट 3 कंपनियों के अलग अलग एमआरपी पर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि और हमें ये नहीं पता है कि वो कैसे तय किए गए। लेकिन जो बात आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे सवाल में, उसे आप ये देखें कि सिर्फ सरकार की कमाई के साथ कंपनियों की कमाई कैसे बढ़ रही है। 2021-22 की पहली छमाही में कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन 10.35% के रिकॉर्ड लेवल पर थे, जो पिछले साल की पहली छमाही थी। अब अगली छमाही के आंकड़े आएंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स की स्थिति क्या है। और इसलिए चौबे जी जब शेयर बाजार में अपनी कंपनियों के स्टॉक्स चढ़ते देखते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, पर वो जब बाजार जाते हैं और उनके हाथ में बिल आता है तो तब उन्हें समझ में आता है कि ये तो कुछ हमारी जेब से ही निकालकर कंपनियों के मुनाफे में जा रहा है। एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, सारे लोगों को याद होगा कि 2017 में जब सरकार ने जीएसटी लागू किया था तब ये कहा था कि इससे महंगाई कम होगी, लेकिन अगले 6 महीने में ही, मतलब जो कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो जीएसटी आने के साथ दिख गए थे। जीएसटी में 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तब महंगाई दर जून में 1.46% थी, जो दिसंबर में बढ़ के 5.21% हो गई थी। और तब ये कहा गया था शुभम कि नहीं, ये जीएसटी का ट्रांजिशन फेज है, इस ट्रांजिशन फेज के कारण बहुत सारी चीज़ों की कीमतें पास ऑन की जा रही हैं, कीमतों में कमी आगे हो जाएगी। लेकिन आज हम जिस परिस्थिति को देख रहे हैं उसमें आप दिखाए हमें निजी अनुभव से, इसके लिए कोई अर्थशास्त्रिक हिसाब किताब की जरूरत नहीं है, निजी अनुभव से आप ये महसूस कर सकते हैं कि महंगाई, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई किस तरह से बढ़कर हमारे पास तक आ रही है। सर, कंपनियों की बात, अब ये बात समझ आएगी, कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं और वो सरकार को जीएसटी कमा कर दे रही हैं। किस तरीके की कंपनियां, क्या सभी कंपनियां एक सी हैं या इनमें भी कुछ चुनिंदा कंपनियां जो सरकार के लिए ज़्यादा कमाई करती हैं? सरकार को ज़्यादा टैक्स चुकाने वाली कंपनियों की ज़रूरत नहीं है। हम भी हमारे आपके खपत और खर्च में 60-70% जो कंजम्पशन है शुभम, वो बड़े ब्रांड्स का ही है, वही किसी न किसी तरीके से खुदरा चीज़ों में आते हैं, और बाकी जो कच्चा सामान हम इस्तेमाल करते हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर, उस पर जीएसटी लगता नहीं। तो जो महंगाई हमें दिखाई देती है वो कच्चे सामान की महंगाई नहीं, तैयार सामानों की महंगाई है। उसमें मैं पेट्रोल डीजल की बात हम कर सकें, 2018 में इकोनॉमिक सर्वे ने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी थी। उस समय समझ में आता है कि आपको ये निष्कर्ष निकालने में दुविधा या मुश्किल नहीं होगी कि महंगाई से कमाई किसको किसको हो रही है और किसको नहीं हो रही, और कौन वास्तव में दरअसल जीएसटी चुकाता कौन है, जीएसटी पे कौन करता है। 2018 में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था शुभम कि कुल जीएसटी रिटर्न भरने वालों की संख्या में 10% हिस्सेदारी रखने वाले टैक्स पेयर टैक्स देनदारी में 85% हिस्सा रखते थे। यानी अगर साल में 100 रिटर्न फाइल होते हैं तो उसमें से जो 10 रिटर्न फाइल करते हैं वो साल में 100 रुपए के टैक्स में से 85 रुपए का टैक्स देते हैं। यानी जो 90 रिटर्न फाइल हो रहे हैं वो कुल मिलाकर 15% टैक्स पे करते हैं, और जो 10% रिटर्न फाइल करते हैं वो 85% टैक्स पे करते हैं। रिटर्न में 90% हिस्सा रखने वाले टैक्स में उनका 15% केवल हिस्सा है, और इसमें छूट से नीचे आने वाले उद्यमी हैं जो केवल जीएसटी का रिटर्न नॉर्मली फाइल करते हैं, कंपोजिशन स्कीम के हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनको जीएसटी का कोई रिटर्न नहीं चाहिए होता, उनके पास नंबर है, केवल नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरा और आंकड़ा उसी इकोनॉमिक सर्वे से मिला था, सरकार के आधिकारिक आंकड़े से मिला था। जीएसटी के 60% ट्रांजैक्शन, जो मैंने शुरुआत में कहा था उसे हम फिर याद दिलाना चाहते हैं कि जीएसटी एक ट्रांजैक्शनल टैक्स है, और जीएसटी के कीमतें बढ़ने से महंगाई कैसे बढ़ती है इस आंकड़े को आप यहां और समझ सकते हैं कि जीएसटी का 60% ट्रांजैक्शन कंपनियों के बीच है, यानी B2B है, और 10% का ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट पर ओरिएंटेड है, यानी कंपनी अपना एक हिस्सा एक्सपोर्ट करती है। कंपनी और उपभोक्ता के बीच जो डायरेक्ट कंपनी B2C जिसको हम कहते हैं, B2B और B2E, मतलब बिजनेस टू एक्सपोर्टर और बिजनेस टू बिजनेस के अलावा जो तीसरा हिस्सा वो B2C का है, वो 12% के आसपास ट्रांजेक्शन हैं, सिर्फ 12% के ट्रांजेक्शन है जो सीधे कंपनी से कंज्यूमर के बीच होते हैं, यानी उनके बीच में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क आता है तो वो B2B ट्रांजेक्शन हो गया, और एक डीलर जो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो डीलर को दे रहा है वो भी B2B ट्रांजेक्शन हो गया। सीधे कंपनी की तरफ से 12% ट्रांजैक्शन आते हैं। बचे जो इसके बाद 20% ट्रांजैक्शंस हैं जो कंपनियां आमतौर पर या टैक्स पेयर रिपोर्ट करते हैं, जिसमें कि उनका खर्च जो बिजली पर होता है, उनका जो खर्च फ्यूल पर होता है, उनका खर्च जो बाकी सेवाओं पर होता है, जिसका उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। तो अब यहां इसे समझें कि आप अगर लगातार किसी बड़ी कंपनी के ब्रांडेड स्टोर से सामान खरीद रहे हैं तो भले वो B2C हो जाए, लेकिन अगर अपने आसपास के मॉम एंड पॉप स्टोर से या किसी छोटे दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो वो असल में वो B2C ट्रांजैक्शन वो गणना में गिनती में नहीं है।
तो इसमें किसी मुगालते की जरूरत नहीं है शुभम। भारत का अधिकांश जीएसटी अब केवल बड़ी और ज्यादातर बड़ी और थोड़ी सी मझोली कंपनियों से आ रहा है। छोटे ट्रेडर या बाकी लोग नीचे सिर्फ उस महंगाई को पास ऑन कर रहे हैं जो हमारे पास तक आ रही है। मतलब करीब जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो 10-15 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के और उससे ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारों का है, जहां से सरकार को मैक्सिमम जीएसटी मिलता है। और इसीलिए मैं फिर कहता हूं, इकोनॉमिक्स ये सही बात कहते हैं कि कंपनियां तो सरकार के राजस्व संग्रह का या रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी का इनविजिबल पार्ट हैं। वो सरकार के पूरे राजस्व टैक्स सिस्टम का अदृश्य हिस्सा हैं और वो उपभोक्ता से टैक्स वसूल कर सरकार को देती। पहले ये नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें चोरी होती थी, पूरा टैक्स वसूल कर सरकार को नहीं दिया जाता था। अब कंपनियां इस वसूली में कोई चूक नहीं करती, कीमतें बढ़ाने में बिल्कुल नहीं हिचकती, क्योंकि उन्हें वो जितना कीमत बढ़ाकर प्रोडक्ट बेचेंगी, कच्चे माल पर मिलने वाला उतना ही टैक्स का रिफंड उन्हें तेजी से वापस मिलने लगेगा। तो इस व्यवस्था से यह है कि अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तत्काल बिल करती हैं और इसीलिए बिलिंग से सारा हिस्सा जीएसटी के रिकॉर्ड में आता है। और चूंकि कीमतें बढ़ाने पर कोई पाबंदी नहीं है, भारत में एक नॉन प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी भी बनी हुई है जिसके मुकदमे चल रहे हैं, पर उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता कि उसने फैसला किया हो। कंपनियों वाली बात में एक चीज ध्यान रखना और जरूरी है कि 2015 में सरकार ने कंपनियों के लिए वेल्थ टैक्स, भारत में वेल्थ टैक्स खत्म किया था। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% की गई थी। इसके बाद से अगर आप भारत के टैक्स स्ट्रक्चर का ढांचा देखें तो कंपनियों की कमाई पर लगने वाले टैक्स की दर शुभम आम आदमी के इनकम टैक्स की दर से भी कम हो गई। यानी हम 30% के स्लैब पर मैक्सिमम टैक्स पे करते हैं और कंपनियां 22% की अपनी कमाई पर 22% की दर से टैक्स पे करती। और इसके तत्काल बाद भारत ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ना शुरू हुआ और महंगाई आई और महंगाई की मदद से जीएसटी का संग्रह रिकॉर्ड बनाने लगा। अब आप चाहे ये आपके ऊपर है कि आप सरकार को मिल रहे रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पे ताली बजाएं या फिर अपनी जेब देखें जिसमें लगातार हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इससे ये सच नहीं बदलेगा कि महंगाई का चाकू चाहे फल पे गिरे या फल चाकू पे गिरे, वो कटता फल ही है, कटना फल को ही है। ये जीएसटी के संग्रह का सच है। बिल्कुल, अर्थात के इस हफ्ते के बाद वाकई ये समझ आ गया कि जब महंगाई बढ़ती है तो हमसे कम तकलीफ सरकारों को या कंपनियों को क्यों होती है, क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू ही होते हैं। महंगाई बढ़ेगी तो उनका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। सर, अब बारी सवाल जवाबों की। राधिका जी का सवाल है, राधिका अग्रवाल ये पूछ रही हैं, उन्होंने पिछला अर्थात देखा जिसमें आपने कहा सभी लोगों को पेंशन दी जा सकती है। वो ये कहती हैं कि भारत बुजुर्ग के साथ बीमार भी हो रहा है। WHO का जिक्र करते हुए वो कहती हैं कि भारत में थायराइड जैसी बीमारियां बेहिसाब बढ़ रही हैं। क्या सरकार लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस भी दे सकती है पेंशन के साथ? भारत की बीमा कंपनियां बुजुर्गों को हेल्थ इंश्योरेंस देती नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए भारत में बहुत बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है। अगर आप एक चीज़ देखें तो जो उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स बेनिफिट मिलता है शुभम, जिनके जो अपने एल्डरली पेरेंट्स को हेल्थ सर्विसेज देते हैं और वो जो वर्किंग क्लास है, जो कार्यशील वर्ग है, जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है, उसे उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन हम तो यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जिनकी एक्सेस ही नहीं है। उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस तो छोड़ दीजिए, जो उनके पास 200 रुपये महीने से कम की पेंशन आ रही, जो महंगाई काट कर, तो उन्हें तो कम से कम पहले इतना भी मिल जाए कि उनके भोजन की और उनके जीवन की व्यवस्था हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सुविधाएं मिलना तो दूर की बात है। और उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस से ज़्यादा उन्हें हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है और मुफ्त हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है सारी जगह, जहां वो हॉस्पिटल में जाएं और उन्हें उस तरीके की सुविधाएं मिल सके। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सीनियर सिटीजन्स अभी बहुत ज्यादा इंक्लूडेड नहीं है। आयुष्मान के जरिए सरकार, केवल आयुष्मान के जरिए सरकार की थोड़ी कोशिश है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स में भी, और भारत में जैसे बीमारियों का जो क्रम है जिस पर हम पहले भी बात करते रहे कि भारत में मैक्सिमम खर्च लोगों के आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस दवाओं पर हैं या ओपीडी विजिट्स पर हैं। हॉस्पिटल में एडमिशन में या सर्जरी का परसेंटेज भारत के कुल बीमारियों के प्रोफाइल में छोटा सा है। सर, दूसरा सवाल आदि का है। वो ये कह रहे हैं कि रूस से हम सस्ता कोयला क्यों नहीं खरीद रहे? डिस्काउंट पे जब वो तेल दे रहा है तो कोयला भी दे सकता है।
अभी तो तेल भी नहीं खरीद रहे हैं। इंडियन ऑयल ने ये डिसाइड किया है कि जिस पर हम चर्चा भी करते रहे हैं कि रूस के तेल में सल्फर का कंटेंट ज़्यादा है, भारत की रिफाइनरीज उसे रिफाइन नहीं कर पाएंगी। प्राइवेट रिफाइनरीज ने पहले ही रूस के तेल से मना कर दिया है। समस्या रूस के साथ एनर्जी इंपोर्ट में शुभम सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स की लागत है, क्योंकि रूस से कोई भी चीज़ मंगाने में जो शिपिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। यूरोप के लिए रूस का कोयला या चीन के लिए रूस का कोयला सस्ता इसलिए पड़ता है कि वहाँ पहुँचना आसान होता है, जबकि भारत के लिए कोई भी चीज़ रूस से मंगाने में सिर्फ बहुत हाई वैल्यू उत्पाद हैं जिनको मंगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि भारत को कोयले भाड़े के हिसाब से, पहुंचने के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से जो हिंद महासागर के अरब सागर के ट्रेड रूट्स हैं वहाँ से कोयला मिलने में ज़्यादा आसानी होती है। और अब भारत को वैसे भी कोयले के आयात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिवा प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स के, जो कि जिन्हें कोल इंडिया के कोल में उतनी एक्सेस नहीं मिलती और वो इंपोर्ट करते हैं ब्लेंडिंग के लिए। भारत में आमतौर पर इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग की जाती है देशी कोल में। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो है आपके इनकम की बात से जुड़ा। सर, इस हफ्ते एक सर्वे आया जिसमें ये बताया गया कि बहुत सारे मिडिल क्लास गोल्ड खरीद रहे हैं। वो गोल्ड इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वही उनका इमरजेंसी फंड था। समझना ये चाहेंगे कि गोल्ड क्या वाकई किसी के पोर्टफोलियो में हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? शिवम, पिछली बार हमने बात की थी महंगाई से बचाने के निवेश की, और जिसमें हमको केवल एक ही विकल्प दिखता था, सरकार का बॉन्ड, जिसमें निवेश किया जा सकता है। रिटेल डायरेक्ट व्यवस्था के तहत निवेश कर सकते हैं। हालांकि जो आप भोग रहे हैं महंगाई, उससे उसकी रिटर्न दर कम है, पर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तब भी उसमें महंगाई का रिटर्न ज़्यादा है, पर उसमें एक लॉक इन के इश्यूज़ होते हैं। गोल्ड आपको पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड इनकम का, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा स्थापित हेज है। और ये बात हम ही नहीं, दुनिया के सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद रहे हैं। दुनिया के कई सारे लोग सोना खरीदते हैं महंगाई के दिनों में। आने वाला समय तेज महंगाई का है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का है, रिटर्न कम होने का है, और ऐसी स्थिति में आपको अपने पोर्टफोलियो में अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह के हिसाब से गोल्ड का हिस्सा ज़रूर रखना चाहिए। थंब रूल आधिकारिक रूप से 10 से 15% गोल्ड का है कि अगर आप 100 रुपये के आपका इन्वेस्टेबल फंड है तो उसमें 10 से 15% गोल्ड होना चाहिए। सलाह यह है कि वो गोल्ड डिजिटल गोल्ड हो, फिजिकल गोल्ड ना हो, क्योंकि डिजिटल गोल्ड की बाई और सेल ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सुविधाजनक है, और अब डिजिटल गोल्ड बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में भी अवेलेबल है। तो अगर आप महंगाई से अपने पूरे पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा हिस्सा सोने का ज़रूर रखें। ये बहुत सुनहरी सलाह है, बिल्कुल मेरी बात पे आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड रखकर, और दूसरा गोल्ड फिजिकल ना रखकर डिजिटल रखें, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज जैसे तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके रिटर्न को दरअसल कम करते हैं। सर, किस्सों के सिक्के से पर्दा हटाइए। इस बार किस्सों का सिक्का आपको ये बताएगा कि तब क्या हुआ था जब रूस ने अमेरिका का गेहूं लूट लिया था। रूस ने गेहूं भी लूटा है? रूस ने अमेरिका का गेहूं लूट लिया था, और अद्भुत घटना है दुनिया के इतिहास की, जो पन्नों में दबी पड़ी हुई है। हम आपको मनी 9 पर किस्सों के सिक्के में बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ जब रूस ने अमेरिका का गेहूं लूट लिया, और उसके बाद गेहूं के बाजार में जो बदलाव हुए, फिर वो गेहूं का बाजार उस परिस्थिति में कभी वापस नहीं लौटा। तब से चले आ रहा है बदलाव, दुनिया के वीट मार्केट में अभी तक मौजूद है, और हम उसी तरह से वीट मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। और चलते चलते मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूं जो आपको बहुत रोचक लगेगी। अगर आप ये पहला इकोनॉमिकम देख रहे हैं, या आप अभी मनी 9 के परिवार में नए नए सदस्य हैं, तो अंशुमान जी ने किस्सों के सिक्के पे करीब 5-6 एपिसोड रूस पर ही लिख दिए हैं। और अगर आप रूस पर एक वेब सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको कहीं नहीं मिल रही है, तो आप किस्सों के सिक्के की सर किस्त अगर देख लें तो मुझे लगता है पूरी वेब सीरीज का मजा दे देगी। हाँ, और किस्सों के सिक्के में कोशिश ये है कि जो आप महसूस कर रहे हैं आपके आसपास, जिसको हम अंग्रेजी में देजा वू कहते हैं, उसे आप महसूस करें कि कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, और इससे पहले कैसे हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग, बहुत सारे ऐसे चरित्र, ऐसे पात्र जो सामान्य रूप से आपको मिलेंगे नहीं ढूंढने में, किताबों में भी और इंटरनेट पे भी। उससे अलग ये वो कहानियां हैं जो कहानियां आपको बहुत रोचक ढंग से बताएंगी कि जो दुनिया में होता है उसके पीछे कौन लोग होते हैं, और कौन अलग अलग घटनाएं, निकल से लेकर गेहूं तक और कोयले से लेकर तांबे तक, हमने मनी 9 पर जो कुछ हो रहा है वो हो चुका है, और उसके पीछे कुछ और नई चीजें हैं जो आगे दिखाई दे रही हैं। सर, किताब और बता दीजिए। चलते चलते एक नई किताब पढ़नी हमने शुरू की है। डेनियल येगिन को लोग जानते रहे हैं काफ़ी समय से। डेनियल येगिन
एक बड़े लेखक हैं जिन्होंने ऑयल पर दुनिया में काफ़ी अच्छी किताबें लिखी और उनकी ऑयल की किताब काफ़ी कोट की जाती है। उनकी किताब आई है द न्यू मैप एनर्जी क्लाइमेट एंड क्लैश ऑफ नेशंस। ये किताब डेनियल एरिगन की शुभम ऑयल वाली किताब काफ़ी पुरानी थी, बुनियादी रूप से उस दौर की थी जब याम किपुर वार हुआ था, जब अरब्स कंट्रोल कर रहे थे दुनिया के ऑयल इकोनॉमीज़ को। ये उसके आगे की बिल्कुल नई पुस्तक है, ये अभी मुझे मिली है। इसका नाम है द न्यू मैप एनर्जी क्लाइमेट एंड क्लैश ऑफ नेशंस। इसको पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ दिलचस्प किस्से इसमें भी हमको मिले। दुनिया में तेल बाज़ार में या दुनिया के एनर्जी बाज़ार में पिछले 2-4 साल 5 साल के भीतर क्या हुआ है जो सामान्य रूप से हमें सुर्खियों में या गूगल पर सर्च पर नहीं मिलता। और जो भी मिलेगा वो अंशुमान जी बिल्कुल किस्सों के सिक्के के माध्यम से या इकोनॉमिकम के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका इस हफ्ते के इकोनॉमिकम के लिए, अर्थात के लिए। आप भी दीजिए इजाज़त, अगले रविवार को आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 11:15 बजे, और वैसे कल मिल रहा हूँ आपसे शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में। नमस्कार।